नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहस का विषय सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है। यह बहस उस सच्चाई पर है जो अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तान अब आतंकवाद का सिंडिकेट बन चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से एक बार फिर से साबित कर दिया कि अब ना तो सब्र रहेगा ना ही चुप्पी रहेगी। पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई से ऐसी चोट लगी कि वो सीज फायर की भीख मांगने पर उतर आया, वो भी भारत की शर्त पर। लेकिन सवाल आखिर यह है कि क्या सीज फायर ये स्थायी होगा? पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब तक उस रवैये की कुत्ते की दुम जैसा वो रहा है कि आप उसको जितनी देर तक मदद पहुंचाते रहेंगे, भरोसा करते रहेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो वो अपना रंग बदल लेगा। यह है कुत्ते की दुम का मिजाज। क्या पाकिस्तान फिर से वही पुराना खेल नहीं खेलेगा, कुत्ते की पूंछ की तरह? इसकी क्या गारंटी है? और सबसे बड़ा सवाल आखिर यह है कि अब जब भारत निर्णायक मोड़ पर है तो क्या हमें आतंकवाद के साथ साथ उन देशों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो पाकिस्तान की पीठ ठोकते हैं? तो आज की डिबेट में हम पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर, भारत की सैन्य रणनीति और आने वाले फैसलों की दिशा में सीधी बात करेंगे। डिबेट की शुरुआत से पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, पूरी खबर समझिए। हम लौटते हैं, फिर करेंगे पैनल डिस्कशन। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. विदेश सचिव का ये बयान सुनकर भारतवासियों को थोड़ी मायूसी भले ही हो रही होगी, लेकिन आतंकवादियों पर चलाए ऑपरेशन सिंदूर के टेलर से ही पाकिस्तान घुटने के बल आ गया, तो पूरी पिक्चर यानी युद्ध की क्या जरूरत है? वैसे भी युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। बिना लड़े ही पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई। भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। भारत ने आतंकिस्तान से साफ कहा है कि अब आतंकवादी भारतीय सीमा में भेजे तो इसे युद्ध माना जाएगा। दरअसल भारत की आतंकवाद पर तगड़ी चोट के बाद पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ था। यदि भारत आगे भी ये एक्शन जारी रखता तो आतंकवाद की मैनेजर पाकिस्तानी सेना की शिकस्त तय थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका के सामने नाक रगड़ने पहुंच गए और रोना धोना कर गिड़गिड़ाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को
इस बात के लिए राजी किया कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें और उन्हें सीज फायर के लिए कहें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर युद्ध में शिकस्त को नजदीक देख पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका की शरण में पहुंच जाते हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान का रवैया कुत्ते की दुम की तरह रहा है, इसलिए भारतीय सेना भी सीज फायर के बाद भी पूरी तरह से सतर्क और सजग है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। भारत ने बिना युद्ध किए पाकिस्तान को वहीं रोक दिया जहां उसकी हर साजिश जन्म लेती है, यानी आतंकवाद के अड्डों पर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की नई रणनीति और नई राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अब भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और न ही उन देशों को जो उसे पालते हैं। सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये वार्निंग है। अब अगर एक भी आतंकी भारत की जमीन पर दिखा तो जवाब सिर्फ बम नहीं, ऐतिहासिक होगा। भारत अब निर्णायक मोड़ में है, जहां से वापसी नहीं, बस विजय की ओर आगे बढ़ना है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। Director General of Military कि दरअसल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि सीज फायर की बातें पहली बार हो रही हो, इसके पहले भी कई बार सीज फायर की बातें हुई, लेकिन जब भी उल्लंघन हुआ, सीज फायर का वॉल्यूशन हुआ, तो वो पाकिस्तान की ओर से हुआ। इन कठिन हालातों में इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अगर एक बार फिर से अपनी जान की बख्श मांग रहा है और सीज फायर की बात हो रही है, या आगे ऐसी ही रहेगी, सीज फायर निभाया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। इस पूरी बात की तह तक जाएंगे, पड़ताल करेंगे, ऐसे कितने मौके हैं जब पाकिस्तान को हमने मौका दिया लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी बात पर अडिग रहकर आतंकवाद का विरोध कर, या फिर हमारे सिविलियंस को, हमारे देशवासियों की खातिर उनको बचाने के लिए कभी उसने ऐसा नहीं सोचा, और हमेशा आतंकी पनाहगाह से वो पल्ला झाड़ता रहा। अजय पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ हैं। इसके अलावा पीसी थपलियाल साहब हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार, आप मेरे साथ हैं। इसके अलावा एडवोकेट तनुज दीक्षित हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले तो पीसी थपलियाल साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। रक्षा विशेषज्ञ हैं, कई मौके हमने ऐसे देखे जब पाकिस्तान पर हमने ये इंसानियत का भरोसा किया कि वही आवाम आपके यहाँ है, वही आवाम हमारे यहाँ है। आपके बाशिंदे किसी धर्म विशेष के हो सकते हैं, आपका नाम पाकिस्तान है, हम हिंदुस्तान हैं, हम यहाँ हिंदुओं का स्थान है। धर्म मजहब के नाम पर यह देश अलग हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आज तक बर्बरता, हैवानियत, आतंकवाद, वहशीपन, दरिंदगी, ये सब कुछ वहां से सीमा पार से यहाँ आती रही और हम इसे भोगते रहे। तो क्या यह मुमकिन है कि इस बार भरोसा किया जा सकता है, या हमें क्या रणनीतिक सोच रखनी होगी? हमारे राजनयिक किस लेवल पर डिप्लोमेटिक विचारधारा के साथ में कन्वर्सेशन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं? थपलियाल साहब। देखो, ये जो युद्ध था, मैं युद्ध न कहकर ये युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुआ था। ये केवल ऑपरेशन सिंदूर तक ही रहा, और उससे आगे जब ये युद्ध की दहलीज में गया तो स्टॉपेज आ गई। क्योंकि अगर हम 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, फिर हम ऑपरेशन जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद ये चौथा मौका था। ऑफ कोर्स बीच में पुलवामा आया। पुलवामा के टाइम पे भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी आतंकवाद के नाम पे, और इस बार भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और आतंकियों के साथ हम थोड़ा हैवी हैंड आए, और हैवी हैंड आने के बाद जिस तरह से हमारी जो फौज रही, जो हमारी डिफेंस सर्विसेज रही हैं, उन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से आइडेंटिफाई करके अटैक किया दुश्मन के,
यानी आतंकवादियों के कैंप। लेकिन इस क्रिया में, इस ऑपरेशन में हमें आर्मी का वो चेहरा भी नजर आया जब उन्होंने आतंकियों के जनाजे को अपने कंधों में लेकर और उनको सल्यूट करते हुए किया, तो उसका एक चेहरा हमारे सामने आया। हम आक्रोशित हुए। आर्मी ने फिर हैवी हैंड से अटैक किया और हैवी हैंड से अटैक करने के बाद जो उनका मेन चीज था, जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में, उसको ब्रेक डाउन किया हमने। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने जो जबरदस्त फंक्शन करके हमारा टेस्ट ये सब पहली बार था। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारा 2018 में लिया था हमने रूस से, और इस समय वी फाउंड इट इज ऐसे सचमुच एक सुदर्शन चक्र के ऊपर तरह ये हमारा रक्षक के रूप में काम आया। और दूसरा, पहली बार हमने अपना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है CDS, उसका जो जरूरत माननीय मोदी जी ने समझी थी कि एक CDS होना चाहिए, तीनों फोर्सों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो CDS का जो वर्क था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोऑर्डिनेटेड विद 3 फोर्सेस बहुत सफलपूर्ण था। यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लमें आई हैं, ऐसी नहीं है कि हमें प्रॉब्लमें नहीं आई है। हमें BSF लगानी पड़ी बॉर्डर पे, हमारा नया प्रयोग था अग्निवीर पे। तो इन तमाम चीजों को समझ लेते हुए हमने मीडिया के रोल भी देखे। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा मीडिया अविश्वसनीय सा होता गया और हमारी सरकार ने उसका कान पकड़ा कि भाई जो फेक न्यूज है स्टॉप इट। तो इस तरह से जो एक बहुत बड़ा पिक्चर हमारे सामने आई, ठीक है सर। उस पिक्चर में आगे हम और विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। सतीश कुमार साहब हैं विदेश मामलों के जानकार। सतीश कुमार साहब, आपका क्या सोचना है इस पर? सीज फायर एक बार फिर से एक बार सीज फायर, या फिर अब की बार आर पार? मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या स्थिति बनकर उभर रही है, क्योंकि 4 बजे तक देखिए, हमारे लिए देश सबसे महत्वपूर्ण है जी। नेहरू जी की गलती हो या वाजपेयी जी की गलती हो या इस बार की गलती हो, हमें लगता है कि जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, जिसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि सीज फायर भारत की नजर से होना चाहिए, भारतीय टर्म्स एंड कंडीशन पर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने वॉर किया, वार के सारे नियमों को तोड़कर उसने आक्रमण किए। ड्रोन कल रात तक दिल्ली तक उसने वार करने की कोशिश की। हमने उसके कुछ ही ठिकानों पर हमने हमला कर नेस्तनाबूद किया। अभी ये हम कह सकते हैं कि 5-10% हमने काम किया, 90% काम अभी बाकी था। ये अचानक बीच में अगर सीज फायर अमेरिकी दबाव के कारण से खत्म किया जाता है, IMF का लोन भी उसे दे दिया जाता है, तब इसे क्या समझे? भारत इतना बड़ा देश, इतना मजबूत देश, जो अमेरिकी, इजराइल लगातार हमास और इन देशों से लड़ता आ रहा है। कई बार अमेरिकी हिदायत को, कई बार अमेरिकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने हमास पर आक्रमण किया, ईरान पर आक्रमण किया, कई देशों पर आक्रमण किया। हम क्यों अमेरिका की बात मानने लगे? हमारे लोगों की जाने गई हैं। जब अमेरिकी लोगों की जाने गई थी तो ओसामा बिन लादेन को वाटाबाद में खोजकर मारा गया ना, कोई मौका नहीं दिया था, राइट? तो हम दूसरे के रामो करम पर क्यों चले? हम अमेरिकी रामो करम पर क्यों चले? उसके कंडीशन पर सीज फायर क्यों करे? पाकिस्तान जैसा पिद्दी जैसा छोटा देश, आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका है सीज फायर के? हालांकि अमेरिका का अभी तक कोई उल्लेख कहीं नहीं हो रहा है। नहीं, इसीलिए इवॉल्विंग सिचुएशन है, अनफोल्डिंग सिचुएशन है। कुछ चीजें अभी डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की तरफ से नहीं बताई जा रही होंगी, हम समझ लेंगे, लेकिन दर्द है क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इस बात का दर्द है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि नुकसान से बचने के लिए ये फिर वही जो गीदड़ की खाल वाला, गीदड़ ओढ़ कर आया शेर की खाल, ये वही जुमला है ना? पूरा देश अभी बेचैन है बदला लेने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए, और पिछले सीज फायरों की नतीजा हमने क्या देखा है वो भी हमारे सामने, कितना निभाया गया उनको और किसकी तरफ से उसका वॉयलेशन हुआ, ये भी हम सबके सामने एक बड़ा इतिहास है। ठीक है,
मैं लौटूंगा। हमारे साथ में तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं क्या? एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं हमारे साथ जी। तनुज जी, आप काफी आप जी राजनयिक विश्लेषक हैं आप। सर, आप अपना अनुभव क्या देख पाते हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ नुकसान से बचने का एक तरीका है, जैसा कि अभी सतीश जी बता रहे थे कि IMF का लोन की बात हो या अमेरिका हो, यानी कि कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान सीज फायर की बात उठा रहा है अपनी तरफ से, पहले गीदड़ भपकियां दी जा रही थी कि आप बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि अगर आप दरिया का पानी रोकेंगे तो हम खून का दरिया बहाएंगे, अब वो सारी बातें कहाँ गई? विदेश मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान के कि अगर आपने पानी रोका, डैम बनाया तो हम नेस्त नाबूद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, अब वो बातें कहाँ गई? और अब ये जो जान का सदका, जान की भीख मांगी जा रही है, बख्श दीजिए, तो भाई हमारे उन 26 लोगों का क्या कसूर था जिनको आपने छुट्टियों के दौरान परिवार के सामने मौज मस्ती करते हुए कुछ ही सेकंड में उनकी दुनिया खत्म कर दी? बदला तो पूरा हो जाने दिया जाए, सीज फायर तो तब होना चाहिए। दीक्षित जी, जिस तरीके से सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने मीडिएशन करा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जैसी जानकारी आई है कि भारत ने सशर्त जो है सीज फायर करने के लिए फैसला लिया है। उन शर्तों में निश्चित रूप से जो पानी का रोकथाम किया गया है वो वैसा यथावत रहेगा, आवागमन का रोकथाम यथावत रहेगा, और शायद ये सीज फायर जो है 12 मई तक के लिए अपहोल्ड है, लेकिन सेना पूर्ण रूप से तैयार है। सेना आज वहीं मौजूद है सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। और ये भी ज्ञात हो कि आज अगर जिस स्थिति में भारत जितना ताकतवर जैसा देश इतना विनम्र रूप से अगर रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी ध्यान हो अगर पाकिस्तान कहीं इतना ताकतवर होता तो निश्चित रूप से सीज फायर को स्वीकार नहीं करता। बेशक आज हम LOC जो है LOC पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हर भारतीय का सपना है कि वो भारत में शामिल, और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर अवसर भी था भारत के लिए जहां वे इस युद्ध में निश्चित रूप से जीत हासिल भी कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीज फायर शायद 48 घंटों के लिए अपहोल्ड रहेगी, और उसके दरमियान अगर किसी भी रूप से कोई गतिविधि देखी जाती है तो फिर पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े होने से कोई रोक यही नहीं तो सकता। दिक्कत है सर। ये सिर्फ अभी तक जिस लेवल की बातें हो रही थी, हमने उस लेवल का एक्शन नहीं देखा। मैं लौटूंगा आपके पास। अजय पाठक जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ बने हुए। अजय जी, क्यों हो रहा है ये? अभी देशवासियों के मन में कसक है अजय जी, अभी नहीं होना चाहिए। ये वही अमेरिका है जो पूरे वैश्विक स्तर पर डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हुए हथियारों के लिए, वेपन्स के लिए पैसे देता है, मदद देता है, मिलिटेंट्स खड़े करता है। आप अफगानिस्तान देखिए, आप दूसरे स्टेट, आप अफ्रीका देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए। आज अगर हम अपनी कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, क्या अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारने से पहले ये सोचता? उपराष्ट्रपति की बात बेल्डी की नहीं सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस युद्ध को रुकवा सकें। उन्होंने साफ लफ्जों में अभी 2 दिन पहले ये कहा था कि हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम ये युद्ध रुकवा सकें। पाकिस्तान अभी आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी संसद में सुन लीजिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रोते हुए, घुटने टेकते हुए ये कह रहा है कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम भारत के साथ लड़ सके। हमने रहम की भीख मांगी है भारत से, इसलिए भारत ने हमको बकस दिया है। और भारत ने एक शर्त लगाई है, एक भी आज के बाद एक भी अगर आतंकवाद हुआ, यहाँ पे किसी एक सिंगल व्यक्ति की जान गई, अगर आतंकवादी भारत में आए तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये पहला देश है दुनिया में जिसने परमाणु बम की, जिसके पास जो परमाणु बम संपन्न देश है, घुस करके उनके पंजाब प्रांत में आतंकवादियों को समाप्त करके आया। ये पहला देश है जिसने ये कसम खाई कि हम बदला लेके रहेंगे, और ऐसा बदला लिया कि पूरी दुनिया हैरान है।
कि जो टारगेट हमने सेट किया सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचा, आतंकवादी। ये हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं थी, हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी और हमने आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया। आगे से पाकिस्तान या उसके आतंकवादी संगठन, ठीक है, इसके बाद से अगर कुछ भी मिस एडवेंचर करेंगे तो ये देश छोड़ने वाला नहीं है। अभी सिर्फ जिस तरह से उन्होंने हवाई हमले किए, आप देखिए पूरी दुनिया हैरान है कि इस चीज, ये हवाई हमलों में 80%, 90% और 95% तक आज तक चीजें सटीक बैठती थी। 100% उनके जो खैरात में मिले हुए चाइनीज ड्रोन थे या उनके विमान थे, सबको भारत की सुरक्षा ने सुदर्शन चक्र में मार के गिरा दिया, ठीक है समाप्त कर दिया। ठीक है, भारत युद्ध नहीं लड़ रहा था, भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। और जब उन्होंने ये माना और सारी संधि, भारत ने जो पानी की संधि उसको खत्म समाप्त कर दिया है। ठीक है, भारत की शर्तों पे घुटने टेका है पाकिस्तान। और आप अभी एक बार सुना दीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान वहां पे, न हो तो मैं आपको सुना देता हूं। अभी ये सिर्फ 2 सेकंड का वीडियो आप सुन लीजिए, बताइए जो क्या कह रहे हैं वहां पे। आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। सुन लीजिए। अफवाज बहादुरी से लड़ रही है, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, न अरब दुनिया, न चीन, न ही कोई और ताकतवर ममालिक। सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। सुने, ये भारत की ताकत है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रो रहा है अपनी संसद में खड़े होकर के कि हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है कि हम भारत से लड़ सके। पूरी दुनिया हमारा बायकॉट कर रही है, इसलिए घुटनों पे आया है और हमारी शर्तों पे आया है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश कुमार दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस। राजेश जी, क्या अभी सीज फायर की बात होनी चाहिए? पाकिस्तान की तरफ से रहम की भीख मांगना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री, जैसा कि अजय जी ने कहा कि प्रधानमंत्री रहम की भीख मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत नहीं कि हम दुश्मन से लड़ें, कोई भी तुर्की के अलावा ऐसा राष्ट्र नहीं जो हमारे साथ खड़ा है। लेकिन मेरा शक जो है, मेरी समस्या जो है वो ये है कि पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा हो। पहले भी हजारों, मुझे लगता है एक बड़ा डेटा होगा जो इस वक्त हमारे विदेश मामलों के जानकार और पीसी थपलिया साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, बड़ा डेटा होगा सीज फायर का, कब कब हुआ और कब कब टूटा। आज तक तो कभी टिका नहीं। अब कैसे भरोसा किया जाए कि इस बार का सीज फायर टिकेगा? देखिए अच्छा जी, यह पूरे देश की जनता जो है जी इस निर्णय से हतप्रभ है और आश्चर्यचकित है कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे यहाँ पहलगाम हमला हुआ और जिस तरह से बेकसूर भारतीयों को, बेकसूर भारतीय सैलानियों को, पर्यटकों को धर्म पूछ करके उनके कपड़े उतरवा के देख के मारे गए और पाकिस्तान ने बर्बरता किया और यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में अराजकता फैलाने की जो साजिश किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के हम सभी जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दलों को विश्वास में लेते हुए कहा कि हम जो है पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। ठीक है, उसको हम जो है समाप्त कर देंगे और इसका बदला लेंगे। तो आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आपने पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया? अभी भी सुबह तक पाकिस्तान की सेना ने हमारे जम्मू कश्मीर के मिलिट्री एरिया में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज की चीजें हैं, हमारे नागरिकों के ऊपर जो है हमला किया। आपने बिना देश की जनता को विश्वास में लिए, बिना सर्वदलीय बैठक आक्रमण करने बाद आपने जब उसका जो है
आतंकवादियों का कमर तोड़ना था तो आपने सर्वदलीय बैठक बुला करके विश्वास में लिया देश की जनता को। देश की जनता ने अपनी एकता दिखाया, देश के राजनीतिक दलों ने अपनी एकता दिखाया, लेकिन आप केवल अमेरिका के कहने पर जो कल तक ये कहता फिरता था, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देता था कि दोनों हमारे मित्र, हमसे कोई मतलब नहीं, आतंकवादियों ने, तब वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य अमेरिका दे रहा था कि हमसे कोई मतलब नहीं। और आज हमने नहीं किया, हमारे दुनिया के समस्त भारत के साथ खड़े रहे, केवल तुर्की को छोड़ करके। कौन से ऐसी मोदी जी ने जो है गुपचुप तरीके से इसको मान लिया। इसलिए जो है हम समझते हैं कि क्या परिस्थितियां रही हैं, क्या चीजें हैं, अभी तो सारी चीजें के सामने नहीं है, लेकिन इस तरह के जगह में निराशा का माहौल है। इस कार्य का इस्तेमाल ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारी सेना पूरे मनोयोग के साथ, पूरे मनोबल के साथ एकदम बिल्कुल उचित दिशा में जा रही थी। सर का ऑडियो दिखवाएं जरा। मैं लौटता हूं आपके पास। राजेश कुमार दुबे जी, आपके ऑडियो में काफी प्रॉब्लम है और आपका शायद नेटवर्क आप सुनिश्चित कीजिए आप नेटवर्क एरिया में है कि नहीं, आपकी आवाज काफी डिस्टर्बिंग है। जी अजय जी कुछ कह रहे हैं, अजय पाठक जी। अच्छा जी, 26/11 में प्रधानमंत्री से जब जनरल ने पूछा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान पे आक्रमण करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री के पैर कांप रहे थे। ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह की बातें करेंगे। कांग्रेस ने इस देश में ये हवा फैला के रखा था कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, हम उस पे हम कोई 1 लाख बार उसने यहाँ इस देश के ऊपर आतंकवादी भेजे और आतंकवादी हमले हुए, एयरपोर्ट से लेकर के जगह जगह बाजारों में विस्फोट हुए। तब तो ये लोग शांत बैठे हुए थे कि उसके पास आज हमने उसको घर में घुस करके उनके जो परमाणु संपन्न, जिसका ये लोग कांग्रेसी डर दिखाते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री डर दिखाते थे, उसको समाप्त कर दिया पूरी दुनिया के सामने और ये बता दिया एक भी आतंकवादी हमला आप करवाएंगे तो उसका जवाब इतना बड़ा मिलेगा कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ये दिखाया और ये साबित किया कि हमारे पैर नहीं कांपते हैं। आज पैर कांप रहे हैं उस प्रधानमंत्री के पाकिस्तान में खड़े हुए संसद में, वो रो रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ा जी 2014 ठीक है, मानती सारी दुनिया इस बात को मान रही है। ठीक है, ठीक है, लौटते हैं सर। डोजियर खेलता था, राइट, पूरे देश में सिर्फ डोजियर भेजने का काम करता था। हम डोजियर नहीं भेजते हैं, हम सीधे ठीक है सर देते हैं। सर ये तो पूरी दुनिया मान रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव आते हैं, हमें अपने विषय के इर्द गिर्द ही रहना है। थपलियाल साहब, दिक्कत परेशानी ये है कि अभी जिस तरह की बातें इंटरनेशनल लेवल पर सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप का हम वो लगातार वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि वो इसमें मामले में क्या कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा डिप्लोमेटिक देश है, उसकी अपनी जो कूटनीति है, उसकी जो अपनी राजनीति है कि जब आप पर कोई हमला करे तो आप घर में घुसकर मारें साहब, उसमें कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता। न हम कर सकते हैं, न दुनिया का कोई देश बोल सकता है, क्योंकि आप तो सुपर पावर, आप तो अमेरिका हैं। लेकिन जरा हमारे छाती से, हमारे हृदय से, हमारे कलेजे से, हमारी आत्मा से तो पूछिए कि जब 26 भारतवासियों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर शारीरिक पहचान करते हुए आपने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, परिवार के सामने नृशंस हत्या की। इतिहास में आतंकी घटनाओं में ऐसी अमानवीय क्रूरता हमने नहीं देखी। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें आपने इतने सारे जवानों को आपने डायनामाइट लगाकर आपने फिदाइन हमले में उड़ा दिया, आपने बारूदी इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब यहां पर जो हरकत आपने की, अभी तो देश बदला चाहता था सर,
अमेरिका की भूमिका इसमें आ रही है बीच में, डोनाल्ड ट्रंप इसमें मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से मेंटल प्रेशर तो इंडिया पर क्रिएट हो ही रहा है। तो क्या अमेरिका की जो भूमिका है उसके दबाव में भारत ये फैसला ले रहा है? क्योंकि हमारा जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, अब तो हम उनका नुकसान बचाएंगे अगर ये सीज फायर करेंगे तो। देखो, अगर ऐसे लफबाजी करनी है तो मैं लफबाजी भी कर सकता हूँ, और अगर जमीनी हकीकत में बात करनी है तो करते हैं, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है डिबेट उसमें तो कहीं कोई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। क्योंकि जब ये ट्रंप अभी नए दूसरे ट्रंप में आए हैं राष्ट्रपति बनके, इन्होंने आते ही इजराइल को बोला स्टॉप वॉर, आते ही रशिया के पास गया स्टॉप यूक्रेन वॉर। उन दोनों ने वार बंद नहीं किया, सबने देखा। तो आज हमको अगर स्टॉप वार करने के लिए बोलता है तो हम इजराइल जैसे बहादुर कहलाएंगे कि रूस जैसे बहादुर कहलाएंगे, जो अभी बोल रहे हैं कि फलाने के कांप रहे हैं। हमारे लोगों, हमारा प्रधानमंत्री जो भी हो, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है इस देश का, उसके पांव कभी नहीं कांपते। उसके पास वही फौज होती है, वही फौज बदल नहीं जाती। आज जो कुछ हमने लड़ा, मोदी जी ने फौज के कंधों में डाला कि तुम जो चाहो करो, और फौज ने किया। तो कांपने वाली बातें करें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पांव कांप गए थे क्या जब सब जग में हमला हुआ, और हम कुछ नहीं कर पाए? अमेरिका ने वो जो बिन लादेन को पाकिस्तान से पिन पॉइंट लिफ्ट किया। हम सोच सकते हैं, हमने अभी तक 4 वो पकड़े नहीं है जिनके कारण हमने हजारों मरवा दिए। वो 4 जो धर्म पूछ रहे थे, वो उनको धरती निकल गई। हमने उनको अभी नहीं पकड़ा जिन्होंने पुलवामा किया। बातें कर रहे हैं मालूम नहीं क्या। तो मेरे को तो बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे डिस्कशन में फंस गए। हम ये चाह रहे हैं कि हमने इस युद्ध से, इस ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। अगर हम बहुत वीर है तो 12 तारीख को रिफ्यूज करो। मैं लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर में, 12 तारीख को सीज फायर माने सीज फायर, कोई टर्म कंडीशन नहीं। आज मिस्त्री साहब ने बोला कि हमने कोई टर्म कंडीशन रखी, मिस्त्री जी ने नहीं बोला, हम यहाँ पे बोलते जा रहे। समस्या ये है कि हमें निश्चित रूप से आज फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनी खत्म कर दी है, और हम अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे। सारी उम्र गुजर गई मेरी, जब से पैदा हुए तब तक हम पाकिस्तान तो सर ये दोनों तरफ से होना चाहिए ना। मैं आपकी जो भावना है, आपका जो रोष है, मैं समझ नहीं। कब तक? देखिए, किसने तोड़ा? प्रधानमंत्री ने बोला था मैं नोटबंदी कर रहा हूं जो कि आतंकवाद का अंत होगा। 8 लाख करोड़ रुपए हमने खत्म किए नक्सलवाद का भी, नक्सलवाद का। उसके बाद 370 हम 370 खत्म कर रहे, नक्सलवाद खत्म होगा और आतंकवाद खत्म होगा। फिर हमने पुलवामा में बोला कि हमने कर दिया, अब खत्म हो गया। अब फिर आएगा तो फिर क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं सीज फायर, मतलब आप कह रहे हैं कि बिना शर्त के सीज फायर होगा तो पाकिस्तान मानेगा क्या? आपको डेटा पता है सीज फायर का सर? की आप तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कितनी बार सीज फायर हुआ है सर? पहले भी बहुत बार सीज फायर। किसने तोड़ा? इस बार भी क्या हमने तोड़ा कभी? मैं ये बोला, क्या अमेरिका का ट्रंप ने सीज फायर बोल दिया तो हम सीज फायर कर दे? हाँ, मैं वही नहीं, आपने एक वर्ड कहा ना, सीज फायर, मतलब सीज फायर बिना शर्त के। बिना शर्त का होगा, मैंने कहा 12 तारीख को देखते रहना। 12 तारीख को जो डिस्कशन होगा, आज भी हमने डीजीएमओ पे छोड़ा जो नहीं। इस बार सर मैं आपका अनुभव मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। इस बार सर बिना शर्त का तो देश को जवाब देना है सर, सरकार को। सरकार जो बनी है वो देश के चुने हुए नुमाइंदों की सरकार है सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम अपने आक्रोश पर पत्थर रखकर सीजफायर होने दे सकते हैं, लेकिन दरिया से पानी नहीं बहेगा। 52 से चुनी हुई सरकार ही है देश में, बिना चुनी सरकार कभी नहीं रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आतंकवाद कहां से निकल जाए, ये अंतिम सोल्यूशन नहीं है। अगर हम पूरी युद्ध करके नेस्तानेबूद भी करते पाकिस्तान को, तो भी आतंकवाद कहीं ना कहीं से फूट पड़ता है। आतंकवाद अंतिम सोल्यूशन नहीं है। आप कितने डाकू खत्म कर लो यूपी में,
वो आएंगे फिर पैदा होंगे। कहने का मतलब ये है कि समाज, अगर आज मैं जब फ्रांस में मिसाइल के लिए गया हम लोग, तो सर पाकिस्तान के समाज में, आईएसआई में, जिहादियों में और डाकुओं में, डकैतों में, ये हमारे अपनी समस्या है। हमारा जो बागी होता है, जो चंबल से उठते थे बहुत पहले से लेकर आज तक, लेकिन जो जिहादी है, आप आईएसएस कितने वर्ल्ड वाइड आप देखिए ना, कितने ग्रुप्स हैं, आईएसएस चल रहा है। सर मैं ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जब उनको मिलेंगे, मैंने जब फ्रांस में मिसाइल की ट्रेनिंग की तो मेरे साथ वही मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आए, और पाकिस्तानी हमें कोई डिफरेंस ही नहीं लगा हमें कि ये पंजाबी लोग सेम, देयर इज नो डिफरेंस। और जब अभी मैंने विंटर गेम्स किए उत्तराखंड में, पाकिस्तान की टीम जब आई, वो वही लगेगा ही नहीं आपको कि आप किसी, सर वो आवाम है, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो रिहायशी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान फौज की, आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, जिहादियों की बात कर रहा हूँ। सर वो आर्मी फौज मेरे आईएमए में ट्रेन जनरल हैं, ये सेम आईएमए में यहाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी मानसिकता भ्रमित नहीं है? वो हमायती है, वो हमारे वेलविशर्स, हमारी राजनीति ने हमें राक्षस और देवता बना दिया है। जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं ऐसे वहां भी कर रहे हैं टीवी चैनलों में। मेरा कहने का मतलब है कि हम समझें कि अभी कितनी चीजें मैं बता रहा हूँ कि इस ऑपरेशन से क्या क्या निकला। मैंने बोला नहीं कि इस ऑपरेशन से S-400 जो सुदर्शन चक्र है वो बड़ा मजबूत निकला। हमने 5 का ऑर्डर किया हुआ था, 3 ही है हमारे पास अभी, अरे चीन के पास भी है। देखिए हमने कैसे उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उसका ज्ञान मैं बता रहा था कि वो कैसे खत्म हुआ, कितनी इंटेलिजेंसिया थी हमारी आर्मी के अंदर कि उनका तो खत्म कर दिया और अपना हमारा चलिए मैं लौटता हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट होंगे जो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और विदेश मामलों की जानकार सतीश कुमार हमारे साथ हैं। सतीश जी, ये जो अभी थपलियाल साहब कह रहे हैं, मेरा एक मन करता है कि मैं इनकी बात को पर सोचूं। एक मन करता है मेरा कि थपलियाल साहब किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आतंकवाद समाज का कोई सोल्यूशन नहीं है, आतंकवाद को रोकना, अंतिम हमला जो है, युद्ध जो है, वो आतंकवाद का विराम नहीं है, कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं जब से पैदा हुआ। सतीश कुमार जी को लाया जाए स्क्रीन पर। सतीश कुमार साहब हैं साथ हमारे। देखिए सीज फायर, जैसा कि बाकी लोगों ने भी कहा, सीज फायर पहली बार नहीं हुआ है। सीज फायर 1971 के लड़ाई के बाद बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 90,000 सैनिकों की रिहाई मांगी थी, हाथ पैर जोड़ा था और उसके बाद कहा था कि हम पाकिस्तान में हमारी अस्मिता तो छोड़ी, हमारी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए इसको माफ कर दिया जाए, दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हमने इमोशनल फुल बने। उसके बाद ब्रास टैक्स शुरू हुआ 80s के दशक में, 86 में। उसके बाद फिर उसके सीज फायर हुआ, उस समय हम इमोशनल फुल बने। 90 के दशक में, 94 में इमोशनल फुल बने, 99 में कारगिल हुआ, उसके बाद इमोशनल फुल बने, और उसके बाद फिर तो फिर अब क्यों? ये बात तो थपलियाल साहब को सोचनी चाहिए कि फिर अब क्यों दोबारा, वाई? वही ये इमोशनल, कब तक इमोशनल हम फुल बनते रहेंगे? मानव हमारी विदेश नीति शुरू से लेकर आज तक शांति पर आधारित है। हम शांति के दूत हैं, लेकिन इसके साथ भी हमने ये कहा कि हम पर कोई आक्रमण करेगा तो उसका जवाब भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो कहने का अर्थ कि लगातार निरंतर 75 सालों में, 70 सालों में पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। हम 8 सालों से हमने ये नियम बना दिया कि टेररिज्म एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर। जब ऐसी बातें हैं और जिस तरीके से हर 1 महीने 6 महीने पर कातिलाना हमला हमारे ऊपर किया, भारत इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान से उसकी कोई तुलना नहीं है, ना राजनीतिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना सैनिक रूप से, ना सांस्कृतिक, किसी रूप में कोई तुलना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का न्यूज़पेपर पढ़े पिछले 10 सालों में तो वो लोग क्या लिख रहे हैं? 2 न्यूक्लियर पावर आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर दैट इज क्रिएटिंग डेंजर टू द पीस। अरे क्या तुम बात करते हो? भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हो, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूरा कंट्रोल न्यूक्लियर पर भारत के उस सिस्टम के। पाकिस्तान में जिहादियों के पास हो सकता है कि न्यूक्लियर न्यूक्स हो। तो कहने का अर्थ ये तमाम तरह की चीजें थी
अब ये अनफोल्डिंग सिचुएशन है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमें नहीं दिखाई देता है कि पिछले कुछ दशकों में आया है। अचानक इस तरह का यू टर्न लेना भारत की क्या मुसीबत थी, ये हमें समझना होगा। क्योंकि ये बोलना अभी जल्दबाजी होगी कि किस कारणवश ऐसा किया गया, लेकिन ऐसा किया गया है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि हम अभी अपने मुकाम को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं। इस बार कॉकरोच का पूरी तरह से सफाया होना था। हमने कुछ हमले किए हैं जहां पर आतंकवादी थे, लेकिन वो कुछ ही प्रतिशत है। इस बार कॉकरोच का पूरी तरह से सफाया होना था। अगर नहीं कर पाए तो 6 महीने बाद इमोशनल फूल बनाकर फिर होगा, ये हम रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जिहादी मेंटालिटी भारत विरोध पर ही टिकी हुई है। ठीक है, वो भारत के तमाम चीजों को अपनाना चाहते हैं, इसे हमें खत्म करना होगा। तनुज जी, मैं आगे आपके पास आ रहा हूं, तब तक आपके पास आने के लिए दूसरे सवाल मेरे पास हैं। लेकिन क्योंकि ये एक काउंटर क्वेश्चन था, थपलियाल साहब ने जो कहा, थपलियाल साहब, सतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि आप इमोशनल फूल बनेंगे, इस समय तो कॉकरोच का पूरा सफाया होना था। अगर अंडे रह गए तो फिर सपोले पैदा होंगे। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? कब तक इमोशनल फूल बनेंगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। नहीं, हम इमोशनल नहीं, हमारी देखो, बिना युद्ध के भी हम आतंकवाद खत्म कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारी देखो सिक्योरिटी, आप देखो हमारी क्या सीमाएं इतनी कमजोर है कि हर बार 4 आदमी, हम चंडीगढ़ से 2 पेटी दारू नहीं ला सकते। नहीं, आप सीमाओं की बात कर रहे हैं, मैं साजिश की बात कर रहा हूं। आप सीमाओं पर फोकस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक साजिश जो चल रही है वो कैसे रुकेगी? हम देखो सर, फिर अगर मेरा पड़ोसी बदमाश है, हाँ, तो मैं उसका सर फोड़ूं या अपने घर को सुरक्षित करूं? फुल ग्रुप करूंगी और मेरे कुछ। अरे सर, आप एक बात बताइए, यहीं अमेरिका, यहीं बैठे बैठे कश्मीर में स्लीपिंग सेल बना दिए जाते हैं। पूरे कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ था आतंकवाद के लिए। जो फंडिंग होती थी इंटरनेशनल, यहां के बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को खरीद कर ले जाया जाता था। वहां पर रोजगार यही था। और अभी भी हमने ये सुन लिया, इस अटैक के बाद भी हमने सुन लिया कहते हुए कश्मीरी नौजवानों को कि अगर कश्मीर फिर से जाता है, उसी तरह की स्थिति पैदा होती है, वो तो बहुत अच्छा रोजगार है ना। आप अभी भी आप एक बार बताइए, ये जो 26 लोगों को मारने वाले 3 आतंकी थे, 3-5 जो संख्या उनकी थी, इसमें 2 बच्चे तो कश्मीर के ही थे जिनके घर तोड़ दिए गए। तो ये जो यहां स्लीपिंग सेल पैदा किए जाते हैं, आप इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि जो हमारे यहां के लीडर्स थे जिनको नजरबंद कर दिया गया, जो अलगाववाद के वो थे, मुखिया थे, कश्मीर को अलग कर देना चाहते थे, यासीन मलिक एक बहुत बड़ा नाम था। ये लोग यहीं रहकर इसी सरजमीन का खा पीकर, हवा लेकर, सांस लेकर, यहीं की नसों में जहर जो पाकिस्तान से आता था वो भरते थे। पंजाब आप देख लीजिए, कितना कितना नशा जो है वो तस्कर होकर आता है। पंजाब, उड़ता पंजाब, पूरी मूवी बना दी गई। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार से जो साजिश हो रही है, आपने कहा कि हमें बॉर्डर सील कर देना चाहिए। अरे सर, बॉर्डर सील कर देंगे, सुरंगें बनाकर आ जाते हैं, हवाई माध्यम से आ जाते हैं, कसाब तो समुद्र के रास्ते आया था, नशा आ जाता है। आप बताइए, अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स हर साल पंजाब भेज दी जाती है। भारतीय युवाओं के नशा जो है वो खोखला कर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं सर, ऐसा नहीं। मैं फोकस जो कर रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे आतंकवाद खत्म करेंगे, आप बॉर्डर पर दीवार उठा दीजिए। अमेरिका और मैक्सिको ने जैसा अपना पूरा करंट वाले तार बिछा दिए हैं, लोग मर जाते हैं वहां पर, गोली मार दी जाती है अगर कोई पार। इतनी भीषण समस्या अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ये बॉर्डर क्रॉस करने की। वो लोग तो टेररिस्ट नहीं होते हैं, वो तो अमीरी और गरीबी का फर्क है सिर्फ, लेकिन वो अमानवीय है। मैं आपसे जो कह रहा हूं कि हम अगर साजिश को नाकाम कीजिए ना, आप साजिश कैसे खत्म होगी? वो सोच हमारे खिलाफ जो पनप रही है सीमा के उस पार, उस पर कैसे अटैक करेंगे? देखो, वो सोच वहां पे अगर पनप रही है इस समय, तो हम विश्व को ये प्रूफ नहीं दे पाए। देखो, अगर ओपनली बोलना पड़ेगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगी कि मतलब किस तरह से हम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप में खत्म हो चुका है। उसकी राजनीतिक तौर से, सामाजिक अर्थव्यवस्था उसकी चकनाचूर हो गई है। लेकिन अगर आप डेवलप कंट्री को देखोगे, तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं साहब, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये किस तरह से इनके अपनी अपनी सरकारें फेडरल होकर काम कर रही हैं। और हम पूरे इतने बड़े देश में एक केंद्र करके एक आदमी बोलेंगे कि यही आदमी बहुत पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं तो मैं समझ गया आपकी बात।
मैं समझ गया। तनुज दीक्षित को मैं बीच में ला रहा हूं इस डिबेट में। सर, बात एक आदमी की पावरफुल होने की नहीं, और आपने जिन कंट्रीज का नाम लिया है, फेडरल सरकारें जहां काम कर रही हैं, आप ये देखिए कि वो सब एक धर्म के लोग हैं। वहां धर्म के नाम पर जिहाद नहीं हो रहा है। वो इतने चौकसी कर देते हैं। आप बताइए, फ्रांस में टर्बन बैन कर दी गई, ठीक है, सरकोजी सरकार ने टर्बन बैन की फ्रांस में। इसके अलावा अगर कोई जिहादी वहां पहुंच जाता है, अमेरिका ने क्या किया था 26/11 की बात, शाहरुख खान को कपड़े उतारकर चेकिंग कराई गई थी ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके सिस्टम ने खान वर्ड पर ऑब्जेक्ट कर दिया था, वो कोई हो। तो वहां का सिस्टम ऐसा है। आप जिन कंट्री, हमारी परिस्थिति को आप समझिए, हम धर्म के नाम पर लड़ने वाले देश हैं सर। हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व की सबसे बड़ी हिंदू आबादी है हम, जिस पर एक जिहादी गुट चाहता है कि ये काफिर हैं, इन पर कब्जा कर लो। और यहां उनकी जो जैसे कैंसर फैलता है ना शरीर में आपको पता नहीं लगता, लास्ट स्टेज में आकर यहां वो कैंसर की तरह फैल रहे हैं। काम भी हो रहा है। वो जिहादियों की सोच जो है वो इस देश को खोखला कर रही है। गंगा जमुनी तहजीब को आज जो लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा लॉलीपॉप था हिंदुओं में, हिंदुस्तान के लिए जो दिया गया, ये वही लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब को खराब। मार मुसलमान किसने बनाया, कहां से कहावत आई? ठीक, जिस देश में मार मुसलमान बना हो, जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब हो, उस देश में गंगा जमुनी तहजीब को जिहाद का कैंसर कैसे बना दिया गया? कहां से ये सोच आई, आप जरा सोचिए। तो कोई कंपैरिजन नहीं। आप जिन फेडरल सरकारों की बात कर रहे हैं वो एक धर्म से जुड़े हुए देश हैं, पूरा महाद्वीप है। नहीं, स्कॉटलैंड में ग्लासगो में जाइए, 4 मस्जिद हैं, वहां पे 51% एशियन लोग हैं। इंग्लैंड में, लंदन में पूछिए आप, पूरे लंदन में तो इंडियन लोग। ठीक है, तो आप देखिए अमेरिका को क्या करना पड़ा। अमेरिका को बैन करना पड़ा ना, वीजा पॉलिसी को बैन, राइट सर। ये वीजा पॉलिसी को ट्रंप के आने के बाद वो नस्लवाद मारा है। हम थोड़ा सा शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं फिर से वापस आता हूं। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो वॉर है वो एक धर्म का वॉर है, जिहादियों का वॉर है, एक जमीन पर कब्जे का वॉर है, एक धर्म को खत्म करने का वॉर है। और इसके लिए बाकायदा बहुत बड़ी फंडिंग, बहुत बड़ा बजट है। सीमा पर दीवार उठाने से कुछ नहीं होगा। आपके यहाँ स्लीपिंग सेल्स बहुत हैं। तनुज दीक्षित, मैं थोड़ा तपलियाल साहब ने इतने सारे पॉइंट्स दे दिए थे जिस पर क्लियर करना ज़रूरी था, और डिबेट बिल्कुल सीधा सीधा चले, हर बात की एक्सेप्टेंस होती जाए तो फिर वो डिबेट क्या, मुझे ऐसा लगता है। तो तनुज दीक्षित, एक कहावत है कि भले ही काटिए मत लेकिन फुमकारते रहिए। तो अभी हमारी फुमकारने का जो समय है वो बड़ा छोटा था इस बार, और जैसा सतीश कुमार साहब ने कहा कि हम एक बार फिर से इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है इस बार फुमकार थोड़ी तेज और थोड़ी और जहर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इस बार उनकी तरफ से हमला बड़ा था। देखिए, मैं इसको डिफरेंट वे में लेता हूं। आज जब अगर हम पुलवामा अटैक की बात करें तो 12 दिनों के अंदर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। उरी का अटैक हुआ तो केंद्र सरकार ने 11 दिनों में जवाब दिया। जब पहलगाम में अटैक हुआ तो 15 दिनों के अंदर सरकार ने जवाब दिया। तो डिनाई नहीं कर सकते, ये सरकार जवाब देना जानती है और बेहद अच्छे से आतंकवाद का सफाया करना भी जानती है। अगर आज सीज फायर को लेकर के इतने प्रश्न उठ रहे हैं तो एक बेहद महत्वपूर्ण, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे हैं, उनको भी ध्यान होगा, बेहद महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भारत सरकार का हुआ था। खास करके वो यूनाइटेड नेशंस कमीशन के द्वारा 1949 में कराची एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, सीज फायर एग्रीमेंट था। पर एक बेहद बड़ा सवाल, क्या सीज फायर एग्रीमेंट 1949 का होने के बाद में क्या कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई वॉर नहीं हुआ? क्या 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर नहीं हुआ? क्या 1971 में हमारा बांग्लादेश को लेकर के वॉर नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ में? क्या 1999 में कारगिल को लेकर के वॉर नहीं हुआ? निश्चित रूप से सीज फायर आज भले हमारे देश ने एक्सेप्ट किया हो, शर्त, इसे मैं ये नहीं कहूंगा कि सिंपल वे में एक्सेप्ट किया है। निश्चित रूप से 3 महत्वपूर्ण शर्तें भारत सरकार की तरफ से हैं और वो सीज फायर लागू किया जा रहा है। लेकिन 48 घंटे के अंदर अगर किसी भी रूप से कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो यह सरकार ना सीज फायर मानेगी, ना किसी चीज को सहन करेगी, और निश्चित रूप से पूर्ण रूप से जो सफाया है आतंकवादियों का,
और खास करके पाकिस्तान की सेना का वो भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, लेकिन अनुज इतना सीधा नहीं है ना ये सीज फायर। मुझे तो लॉलीपॉप लगता है। जरा सीज फायर कितने दिन टिकता है और क्या है, जरा पुंछ राजौरी सेक्टर में जाकर पूछिए। पुंछ राजौरी सेक्टर के लोगों से पूछिए कि सीज फायर सुना है कभी, क्या होता है, तो वो कहेंगे सर डेफिनेशन बताइए सीज फायर की क्या है। तो आप कहेंगे साहब सीज फायर का मतलब ये है कि ये जो है शांति युद्ध विराम है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और वो लोग इस पर राजी हैं। तो वो कहेंगे सर हमने तो कभी देखा नहीं कि हमारी छतों पर शेल्टर ना गिरते हो, मोटार ना गिरते हो और बॉम्ब ना गिरते हो, ग्रेनेड ना मिलते हो। ये तो आप लोग जानिए कि दिल्ली में बैठ कर दिल्ली इस्लामाबाद के बीच में कौन सा युद्ध विराम होता है। ये स्थिति है सीज फायर की, सबसे बड़ा लॉलीपॉप है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी तो बेशक मैं वही कह रहा हूं, भारतीय सेना सक्षम है और इस बार किसी भी रूप से बख्शने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं दिखाई देती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय से ज्यादा इजाजत नहीं देता है मुझे आप लोगों से कंटिन्यू करने की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पाठक जी, राजेश कुमार दुबे जी, पीसी थपलियाल जी, सतीश कुमार, तनुज दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए। तो इंतजार हमें रहेगा सरकार के फैसले का, सशर्त युद्ध विराम या बगैर शर्त युद्ध विराम। लेकिन हमें भूलना नहीं कि इतिहास में सीज फायर एक लॉलीपॉप से ज्यादा और कुछ साबित कभी नहीं हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।